वैसे तो आज जंगल कम ही बचे हैं, लेकिन जो भी जंगल है वहाँ आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में दुनिया को पता नहीं है। आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ कहानियाँ जो काफ़ी स्ट्रेंज है। तो इससे पहले कि हम जंगल में खो जाए, आप जल्दी से राज वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दीजिए, जिससे हर एक स्टोरी आपको मिलती रहे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं एक पिज़्ज़ा शॉप पर काम कर रहा था। ये पिज़्ज़ा शॉप काफ़ी अलग थलग जगह पर थी। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई और दूसरी शॉप नहीं थी और इस टाउन की आबादी भी काफ़ी कम थी। हम दूर दूर तक डिलीवरीज किया करते थे। वहाँ काम करते हुए मुझे कई सारे डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस हुए। जैसे कभी कभी मैं जंगल में रास्ता खो जाता और कभी जंगली कुत्ते मेरे ऊपर दौड़ पड़ते और कई बार तो उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए थे। लेकिन एक घटना ऐसी है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा और वो इन सब से ज़्यादा क्रीपी है। एक रात की बात है, करीब 9:30 बज गए थे। मुझे यकीन था कि अब कोई कॉल नहीं आने वाली और मैं जल्द ही अपने घर चला जाऊंगा। हम शॉप बंद करने ही वाले थे कि तभी किसी ने कॉल किया और मेरे मैनेजर ने वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ डिलीवरी करनी थी वो एड्रेस काफ़ी नज़दीक था। एक बक्से में पिज़्ज़ा को बंद किया गया और मुझे दे दिया गया और मैं भी वो डिलीवरी करने निकल पड़ा। पहले खतरे की घंटी तो वो रास्ता खुद था। वो रास्ता तो बिल्कुल नहीं था, बस एक पगडंडी की तरह थे, बल्कि वो भी नहीं, बस आसपास की घास से थोड़ी कम घास थी उस रास्ते पर। थोड़ी दूर आगे जाकर मैं सोचने लगा कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, लेकिन फिर कुछ आगे जाकर मुझे एक घर दिखाई दिया। ये घर आसपास के पेड़ों से ढका हुआ था। वहीं घास में थोड़ी जगह बनाकर पार्किंग के लिए किया गया था। तो मैंने अपनी कार पार्क की और कंपनीज के रूल के मुताबिक मैं उनके पोर्च में गया। मैं उस घर के दरवाजे के पास बढ़ा। वहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा था जिसके आसपास बेलें और घास उगी हुई थी। ये दूसरी खतरे की घंटी थी और उसी के ऊपर लिखा था मैंस रैंच एंड हाउस। ये तीसरी खतरे की घंटी थी। इस घर में ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी और अंधेरे में ये काफ़ी डरावना लग रहा था, लेकिन ये मेरी आखिरी कॉल थी, इसलिए मैंने सोचा कि जल्द से जल्द इसे ख़त्म कर दिया जाए। मैं पलटकर दूसरी तरफ गया क्योंकि शायद जिस हिस्से पे मैं खड़ा था वो घर का पिछला हिस्सा था। यहाँ आसपास मकड़ियों ने भी काफ़ी जाले बना रखे थे। इसका मतलब ये था कि इस घर को काफ़ी वक्त से साफ नहीं किया गया है। आगे थोड़ा साफ हिस्सा था जहाँ पर एक और दरवाज़ा था। मैंने दरवाजे पे बढ़कर 3 बार दस्तक दी। घर से न किसी के लाइट जलाने की आवाज़ आई और ना ही किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने 45 तक गिना और दोबारा नॉक किया। ये कंपनी का रूल था कि 45 तक गिनना है और उसके बाद ही दूसरी बार नॉक करना है, और ऐसा मैंने 3 बार किया इससे पहले कि मैं सोचूं कि वापस घर जाना है। अब मैं काफ़ी डर रहा था। मैं जैसे ही वापस मुड़ा तो घर में से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी।
मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी, लेकिन मैं दोबारा पलटा और एक बार फिर से नॉक किया। नॉक करने के बाद मैं दोबारा से गिनती गिनने लगा कि तभी मुझे जंगल में से कोई आवाज़ सुनाई दी। पहले पहल तो बस ये जंगल की कोई आम आवाज़ लग रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कदमों की आवाज़ में तब्दील हो गई और फिर वो दौड़ने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई दौड़ रहा हो, और वो भी मेरी तरफ उस जंगल से होता हुआ। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर जंगल की तरफ देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस रात फुल मून था, इसलिए उसमें वो मुझे अच्छी खासी दिखाई दे रही थी। उसके सफ़ेद बाल उस चांद रात में चमक रहे थे। वो करीब 60 बरस की थी और उसके बाल उलझे हुए थे। वो वहाँ नंगे पैर खड़ी थी और उसके पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी और शायद उस मिट्टी में कुछ खून भी लगा हुआ था, और वो सीधे जंगल से भाग कर आई थी। मैं नहीं जानता कि उसका नाम क्या था, लेकिन मैं उसे खतरे की घंटी ही मानता हूँ। उसने मुझे देखा और अपनी मुंडी हिलाने लगी और उसने कहा, नहीं। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा, नहीं 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 नहीं, चले जाओ यहाँ से चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। ये सब सुन के मैं काफ़ी डर गया था और साथ ही मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी था कि अब क्या ही करा जाए। मैं ये सोचने की कोशिश करने लगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसने मुझे देखा कि मैं वहाँ से नहीं हिल रहा था, ना ही मेरी ज़बान हिल रही थी कि उससे पूछ सके कि यहाँ हो क्या रहा है, और ना ही ये कि इस पिज़्ज़ा का क्या किया जाए। उसने मुझसे कहा, क्या तुम बहरे हो या बेवकूफ़ हो? निकलो यहाँ से। तुम जैसे लोग यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से नहीं जाते। ये मेरे लिए एक और ख़तरे की घंटी थी। मैंने वो पिज़्ज़ा को वहीं छोड़ा और अपनी कार की तरफ दौड़ गया, और मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने कार को भी लॉक नहीं किया था। जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, पीछे से मुझे ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। घर के पीछे का दरवाज़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वो मेरी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था और वो मुझे गालियां देते हुए कह रहा था कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने जल्दी से इग्निशन में की घुमाई और गाड़ी को रिवर्स में लेकर वहाँ से दौड़ गया। कई सारे मोड़ों से होता हुआ आखिरकार मैं अपने पिज़्ज़ा शॉप पर पहुँच गया और मैंने सारी बातें अपनी मैनेजर को बताई। मैनेजर ने पुलिस से कांटेक्ट किया, लेकिन इन सब का कोई हल नहीं निकला। कम से कम मुझे तो इतना ही मालूम है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा कोई ऐसी घटना मेरे साथ ना घटे। मेरा बचपन जंगलों में ही बीता है। मैं करीब 8 साल की थी। उस वक्त से ही हमारी फैमिली जैक्सन वुड्स के जंगली इलाके में रहने के लिए आ गई। मैं वहाँ खेला करती थी और जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मुझे इस बात की भी परमिशन मिल गई कि मैं इन जंगलों में खुद घूम सकूं। लेकिन जब हम यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तब एक अजीब बात हुई।
जिन ओल्ड कपल से हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी वो काफ़ी जल्दी में थे, जैसे किसी तरह वो इससे जान छुड़ाना चाहते हो। हद यहाँ तक थी कि उन्होंने जिस प्राइस पे सौदा तय हुआ था उससे $1000 कम लिए। वो यहाँ पर कई सारा सामान भी छोड़ गए थे जो काफ़ी एंटीक था। उनमें से कई सारी चीज़ें बहुत कीमती थी। हमने कई वक्त तक उन चीज़ों को संभाल कर रखा, लेकिन वो कभी भी उसे लेने वापस नहीं आए। हमने सोचा कि वो लोग बूढ़े हैं और शायद अब ये सब सामान नहीं रखना चाहते। ये घर वैसे काफ़ी बड़ा था और सामने पोर्च भी था। घर का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा था। मेरे पेरेंट्स ने मास्टर बेडरूम लिया। मैंने और मेरी बहन का कमरा एक दूसरे के पास ही था। मेरे कमरे से एक और दरवाज़ा भी था जो पीछे की तरफ खुलता था। सब कुछ सही चल रहा था कुछ टाइम तक, लेकिन फिर कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। उनमें से पहली चीज़ थी वो औरत। एक दिन मैं पोर्च में ऐसे ही घूम रही थी कि तभी मुझे वो दिखाई दी। उसने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके लंबे ब्लॉन्ड बाल काफ़ी नीचे तक आ रहे थे। मैं काफ़ी कंफ्यूज थी क्योंकि मैंने इस औरत को कभी नहीं देखा था। वो घर के साइड से जा रही थी और फिर एक कोने में जाकर गायब हो गई। अपनी बचपन की जिज्ञासा की वजह से मैं उसके पीछे जाने लगी, लेकिन मैं जब उधर गई तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसे काफ़ी ढूंढा, लेकिन वो मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी। मुझे लगा कि शायद वो उन बूढ़े लोगों की कोई रिश्तेदार होंगी जिनका ये घर था और वो चीज़ें वापस लेने आई होंगी। इसलिए मैंने इस बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसने कहा कि उसे नहीं पता कि कोई सामान लेने आया था। मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया कि वो जो भी थी। अगली अजीब घटना हमारे कुत्ते के साथ हुई। उसका नाम कोडी था। वो काफ़ी बड़ा कुत्ता था। उसे हमने बचपन से ही पाला था। वो काफ़ी फ्रेंडली कुत्ता था और अब उसके लिए एक बड़ी सी जगह थी जहां वो आराम से खेल सकता था। हम उसे अपने साथ लेकर जाते थे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा कुत्ता था और हमें प्रोटेक्ट कर सकता था। एक दिन की बात है कि मैं घर के सामने वाले हिस्से में ओपन में खेल रही थी कि तभी कहीं से कोडी आया और मुझ पर झपट पड़ा। उसने मेरे हाथ पर काफ़ी ज़ोर से काट लिया। मैं बिल्कुल ही शॉक में थी और काफ़ी डर गई थी क्योंकि ना तो मैं उसके साथ खेल रही थी ना ही मैं उसके आसपास थी। वो बस अचानक से आया और मुझ पर हमला कर दिया। मेरे डैड वहाँ आए और उन्होंने उसे पकड़कर दूसरी जगह ले गए। उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है उसने तुम्हें ना देखा हो, उसने समझा हो कोई और हो। वैसे ये बात हम सब के लिए अजीब थी क्योंकि हमने उसे बचपन से पाला था और उसने ऐसी कोई भी हरकत पहले नहीं की थी। हम इस कुत्ते को जानते थे और ये बहुत वफादार कुत्ता था। वो बीमार भी नहीं था, वो सही से खाता पीता था और उसे पूरी वैक्सीन्स भी दी गई थी जिससे उसे रेबीज वगैरह का खतरा बिल्कुल नहीं था। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की जिससे किसी जानवर को नुकसान हो और ख़ासकर मेरे अपने कुत्ते को। अगले कुछ महीनों में कोडी का बिहेवियर चेंज होता रहा। उसे हम अब ज़्यादातर टाइम चेन से बांध कर रखा करते थे। काफ़ी टाइम जब उसे छोड़ा जाता तो वो हमसे काफ़ी दूर जाकर
अकेले में सो जाता था, घर से काफ़ी दूर। एक दिन नदी के पास हमें एक ज़ख्मी बिल्ली मिली। हम उसे भी घर ले आए और उसकी ट्रीटमेंट की। वो सफ़ेद रंग की एक खूबसूरत बिल्ली थी। हमने उसका नाम टिकर रखा। एक दिन मैं उस बिल्ली को खाना खिला रही थी, तभी कहीं से कोढ़ी आया और वो दौड़ता हुआ सीधा मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे लगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे लगा कि वो फिर से मुझे मारना चाहता है, लेकिन वो उस बिल्ली की तरफ बढ़ा और उसका पाँव पकड़कर उसे काटने लगा। मैंने ज़ोर से चीख लगाई तो मेरे डैड वहाँ पर आ गए। हमने कुत्ते को उससे दूर किया। उसके बाद मेरे डैड ने ये डिसाइड किया कि कुत्ते को हमेशा चेन से बांध कर ही रखेंगे। मतलब ये कैसे हो गया, एक कुत्ता जो हमेशा से हमारे साथ था और इसने कभी भी अपना जंगलीपन नहीं दिखाया था, वो अचानक ही आक्रामक हो गया था। एक बार जब ईस्टर था, उस दिन कोढ़ी ने अपनी चेन तोड़ी और वो उस बार मेरे डैड पर अटैक करने लगा। अब मेरे डैड के पास कोई चॉइस नहीं रह गई थी और उन्होंने उस कुत्ते को शूट कर दिया। वो हम सब के लिए काफ़ी सैड था और हम में से कोई भी ये समझने में कामयाब नहीं हुआ था कि पता नहीं उस कुत्ते को हुआ क्या था। हो सकता है कि उसकी कोई वजह रही हो सकता है कि उसे कोई बीमारी रही हो जिसके बारे में हमें पता नहीं था, या हो सकता है कि वो वापस से जंगली बन गया हो। कई सालों में हमने देखा कि ये एक पैटर्न बन गया है। जब भी हम किसी मेल जानवर को लाते तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता। हमारे मेल डॉग कहीं मरे हुए पाए जाते और मेल कैट्स कहीं भाग जाते और वो दोबारा दिखाई ही नहीं देते। यहाँ तक कि हमारे मुर्गे भी मर जाया करते थे। सबसे भयानक घटना वो थी कि जब हम उठे और देखा कि हमारे सारे के सारे बकरे मरे हुए हैं। वो 7-8 बकरे थे जो मर गए थे। न उन पे किसी जानवर के हमले का निशान था, ना ही कोई और निशान। वो बस मर गए थे और सिर्फ मेल गोट्स ही मरे थे। इस 300 एकड़ की बड़ी सी ज़मीन पर मुझे कई बार कई सारी हड्डियाँ मिला करती थी। यह हड्डियाँ हर तरह के जानवरों की थी, ज़्यादातर डियर्स की, वोल्व्स की और शायद कुत्तों की भी। मेरे डैड ने मुझसे कहा कि उन्हें अकेला छोड़ दो और मैं भी उनसे दूर ही रहती थी। ये आखिरी 2 घटनाएं सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। मैं करीब 15 या 16 साल की थी। हमारे पड़ोसी जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर थे, मैं उनके यहाँ से वापस आ रही थी। उस कच्ची सड़क से जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई जंगली जानवर होगा, कोई हिरन या रकून वगैरह। जब तक वो मेरे ऊपर गुर्राया नहीं। ये मुझसे इतना करीब था कि मैं उसे अपने सीने में बजता हुआ सा महसूस करने लगी। मैंने लकड़ियों के टूटने की आवाज़ सुनी, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि वो मेरी तरफ बढ़ने लगा है। मैं वहाँ से तुरंत दौड़ गई अपनी घर की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन मैं भागती रही और मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा कि वो कौन सा जानवर था। मैं अपने घर में आ गई और वो कहीं गायब हो गया। मैं घर में आकर जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर दी और अपनी सारी खिड़कियां वगैरह को भी बंद कर दिया, ताकि वो जो भी था अंदर ना आ सके। उस रात मेरे पेरेंट्स भी वहाँ नहीं थे। मैंने तब तक
पूरे घर को बंद करके रखा जब तक मैंने नहीं देख लिया कि मेरे पेरेंट्स वापस आ रहे हैं। मेरे डैड सीधे आकर शॉटगन की तरफ बढ़े और शॉटगन को उठाकर बाहर चले गए। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ है, तो मेरी माँ ने बताया कि बाहर पगडंडी के पास एक आदमी खड़ा था और उस अजीब आदमी के पीछे ही मेरे डैड गए थे। काफ़ी डरावना था क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि वो पूरा लाल रंग के ड्रेस में था। वो रात का समय था तो इसलिए ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो लाल रंग की ड्रेस थी या फिर उसका ड्रेस खून से सना हुआ था, और मैं यकीन से भी नहीं कह सकती कि शायद वही हो जो मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन वो आवाज़ें जिस तरह की निकाल रहा था उससे वो कोई आदमी तो नहीं लग रहा था। वो काफ़ी गहरी आवाज़ें थी जिसे कोई जानवर ही निकाल सकता हो। आवाज़ें जैसे कुत्ते के गुर्राने की, लेकिन कुत्ते से कई ज़्यादा भारी। उस रात क्या हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और मैं खुशनसीब हूँ कि उस रात मैं बच गई। वो एक स्ट्रेंज क्रीचर था या एक स्ट्रेंज आदमी। यह आखिरी घटना जो मेरे साथ हुई उससे मुझे यकीन हो गया कि इस जंगलों में कोई ना कोई इविल शक्ति मौजूद है। मैं अपने कमरे में बैठी विंडो से पोर्च की तरफ देख रही थी। वो कोई काली परछाई थी, दो पैरों पर दौड़ती हुई, और जिसने हाथ दोनों तरफ फैला रखे थे जैसे वो अपने हाथों को लहरा रहा हो। उस अंधेरी रात में ये काफ़ी अजीब था। वो एक बड़ा सा आदमी दिखाई दे रहा था जिसके बड़े से हाथ फैले हुए थे। ये काफ़ी क्रीपी था, और सबसे भयानक बात यह थी कि इसका कोई सर नहीं था। वो करीब 8 फुट ऊंचा था और उसका कोई सर नहीं था, और वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर दौड़ रहा था। मैं उसे देखकर जोर जोर से कूदने लगी और अपनी माँ को बताने लगी कि वहाँ पर कोई है, ताकि वो पलटकर उसे देखने लगे। जैसे ही मेरी माँ ने उसकी तरफ देखा वो वहाँ से गायब हो गया पोर्च की तरफ। मेरी माँ ने सोचा कि मैं ऐसे ही कूद रही हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने सचमुच वहाँ पर वो चीज़ को देखा था। उस चीज़ को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा, और ना ही उस औरत को जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। जब मैं 18 की हुई तो हम उस फार्म से निकलकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उस फार्म पे बहुत सारी और भी घटनाएं हुई थी जो मैंने यहाँ आपको नहीं बताई है। आप मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो भूत थे या शैतान थे या कोई डिमोनिक क्रिएचर्स थे? मैंने इससे पहले ऐसा कोई शक्ति नहीं देखी जो सिर्फ मेल जानवरों को अटैक करती हो। ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज थी, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई भी थी या अलग अलग घटनाएं थी। अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो वो आप मुझे बता सकते हैं।